हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स पॉइंट में स्वागत है। अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं, गाउस के नियम व उसके अनुप्रयोग। राइट, गाउस के नियम व अनुप्रयोग के फर्स्ट लेक्चर में अपन ने विद्युत फ्लक्स को पढ़ा था, सतत आवेश वितरण को पढ़ा था, गाउस के नियम और कूलॉम के नियम से गाउस के नियम का सत्यापन अपन ने कर लिया था। यहां तक अपन कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आगे अपन बढ़ते हैं, उससे पहले जैसा मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें। आज का अपना टॉपिक है बेटा, आज का अपना टॉपिक है गाउस के नियम व उसके अनुप्रयोग। गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग। गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग ये अपना टॉपिक है और इसमें सबसे पहला पॉइंट है बेटा, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रेखिक आवेशित तार, या अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं अनंत आवेशित रेखिक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत आवेशित रेखिक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं बता दूं, गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 5-7 अनुप्रयोग अपन करेंगे और इसमें से डेफिनेटली बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पुट होता है। हर साल ही लगभग यहां से क्वेश्चन कौन सा अनुप्रयोग आएगा वो जरूर है, पर आएगा, एक अनुप्रयोग जरूर आएगा। तो अपना पॉइंट है बेटा अनंत आवेशित रेखिक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए मैंने कहा ये मेरे पास AB एक अनंत आवेशित रेखिक तार है। अनंत आवेशित रेखिक तार का मतलब है जिसकी लंबाई बहुत अधिक है और इस पर प्लस Q आवेश जो है एक समान रूप से पूरे तार पर एक समान रूप से प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका आवेश घनत्व लैम्डा है। क्या है बेटा? जिसका आवेश घनत्व लैम्डा है। इसके सम्मुख यहां ये कोई बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। इसके लिए P से एक लंब रेखा, P से एक लंब रेखा तार पर ड्रॉ करते हैं, तार पर खींचते हैं और मान लेते हैं ये तार पर खींचने पर OP जो लंबाई है वो स्मॉल r आती है। क्या आती है? OP की दूरी जो है O से अब P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। वापस एक बार इसको रिवाइज करता हूं। माना AB एक अनंत आवेशित रेखिक तार है, यानी जिस पर Q आवेश है एक समान रूप से वितरित है और इसका रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। इसके सम्मुख बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। इसके लिए P से तार पर लंब रेखा खींचते हैं, माना OP बराबर स्मॉल r। अब P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए O से सममिति में दो अल्पांश A1 और A2 पर विचार करते हैं। किस पर विचार करते हैं? A1 व A2 पर विचार करते हैं। ये सममिति में है, इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। ये कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा, ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी। मान लेते हैं इसमें आवेश की मात्रा dq है, तो इसमें भी आवेश की मात्रा dq होगी। आवेश की मात्रा और दूरी समान होने के कारण बिंदु P पर A1 के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर A1 के कारण विद्युत क्षेत्र dE1 इस दिशा में होगा और बिंदु P पर A2 के कारण विद्युत क्षेत्र dE2, क्योंकि धनात्मक आवेश के कारण बाहर की ओर होता है, इस दिशा में होगा। अब परिमाण में dE1 जो है dE2 के बराबर है। D1 और dE2 बराबर है, परंतु दोनों की दिशाएं देखो अलग अलग है। ऐसी स्थिति में P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए dE1 और dE2 को घटकों में विभक्त करते हैं। ज्यामिति के अनुसार ये थीटा है, ये दोनों कोण भी थीटा होंगे। dE1 को घटकों में विभक्त करते हैं तो ये घटक dE1 cos थीटा हो जाएगा और इसके ये लंबवत घटक dE1 sin थीटा हो जाएगा। हमारी बात इसी तरह E2 को घटकों में विभक्त करें तो ये dE2
cos थीटा हो जाएगा और इसके लंबवत घटक DE2 sin थीटा हो जाएगा। अब आप देख रहे हो चूंकि DE1 DE2 के बराबर है, इसका मतलब DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा ये समान परिमाण विपरीत दिशा और एक ही क्रिया रेखा में होने के कारण, समान परिमाण विपरीत दिशा और एक ही क्रिया रेखा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को पूर्णतः निरस्त कर देते हैं, जबकि DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा व DE2 cos थीटा समान परिमाण, समान दिशा और एक ही क्रिया रेखा में होने के कारण A1 व A2 के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को परिमाण व दिशा दोनों में व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार आप इसमें और भी अल्पांश लेंगे तो उन सभी अल्पांशों के कारण जो साइन थीटा वाले घटक मतलब ओपी के लंबवत घटक जो होंगे वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करेंगे और ओपी के अनुदिश विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा। यानी इस डायग्राम से अपन ये समझ सकते हैं कि इस अनंत आवेशित रैखिक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओपी के अनुदिश प्राप्त होती है। ओपी के लंबवत विद्युत क्षेत्र का मान 0 प्राप्त होता है। ओपी के लंबवत विद्युत क्षेत्र का मान 0 प्राप्त होता है। अब आगे समझा। अब अपन को ये समझ में आ गया कि विद्युत क्षेत्र ओपी के अनुदिश कितना विद्युत क्षेत्र है तो इसका परिमाण ज्ञात करना पड़ेगा। परिमाण ज्ञात करने के लिए इसी डायग्राम को वापस बना रहा हूं। परिमाण ज्ञात करने के लिए r त्रिज्या के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। r त्रिज्या के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं जहां तार AB जो है वो इस गाउसियन पृष्ठ के अक्ष पर स्थित है। तार AB जो है वो इसके अक्ष पर स्थित है। ये इस तरह से और P बिंदु जो है वो इसकी सतह पर वक्र पृष्ठ पर स्थित है। ये इस गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों से मिलकर बना मान सकते हैं। ऊपरी वृत्ताकार भाग S1 जहां क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं। दूसरा वृत्ताकार भाग निचला वृत्ताकार भाग S2 जहां विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। जबकि वक्र पृष्ठ S3 जहां विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों ही एक दूसरे के। तो ये डायग्राम जो है ये आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा व्यक्त कर रहा है और बंद गाउसियन पृष्ठ से अपन क्या करने की कोशिश करेंगे, विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालने की कोशिश करेंगे। ये तो समझ में आ गया कि विद्युत क्षेत्र केवल ओपी के अनुदिश है, ओपी के लंबवत विद्युत क्षेत्र नहीं है। अब कितना है उसको आप समझो। इसके लिए अपन ने कहा सबसे पहले अपन बात करते हैं बंद गाउसियन पृष्ठ से। बंद गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। बंद गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा बेटा, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ये हो जाएगा बेटा फाई ई। 3 भागों में इसको बांटा मैंने। क्लोज इंटीग्रल या इंटीग्रल ऑफ S1 E ds cos 90 डिग्री प्लस S2 E ds cos 90 डिग्री और S3 E ds cos 0 डिग्री। तीनों चीजें आपको समझ में आई होगी। मैंने बताया कि ये पूरे बंद गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ये उसको 3 भागों में बांटा। ऊपरी वृत्ताकार भाग जहां E और ds के मध्य थीटा 90 डिग्री है, निचला वृत्ताकार भाग जहां E और ds के मध्य कोण 90 डिग्री है और वक्र पृष्ठ जहां E और ds एक दूसरे के अनुदिश है, यानी थीटा जो है कितना है 0 डिग्री। तो यहां आपको समझ में आ रहा है ये फर्स्ट पॉइंट ये 0 हो जाएगा और सेकंड ये 0 हो जाएगा। तो फाई ई का जो मान बचेगा वो बचेगा 0 प्लस S3 और E ds।
राइट, ये लिखना नहीं होगा तो उसको नीचे लिख देता हूं। फाई ई बराबर 0 + 0 + S3 EDS, cos 0 1 हो गया, तो फाई ई बराबर ये E S3 DS, फाई ई बराबर E 2 पाई r, वक्र पृष्ठ का मान 2 पाई r। अब इसी में गाउस के नियम से भी लगा सकते हैं। गाउस का नियम फाई ई बराबर सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा q जो है q के बराबर है, अतः फाई ई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 1 2 के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे समीकरण 1 व 2 से। ये हो जाएगा E × 2 पाई r बराबर E × 2 पाई r बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E बराबर q अपॉन 2 पाई r, 2 पाई r इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास जाएगा E बराबर मैंने इसको लिख दिया देखो q अपॉन 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है, यहाँ 2 है, मैंने यहाँ 4 लिखा, इसके ऊपर 2 से गुणा कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वापस बताता हूं, ऊपर नीचे 2 से गुणा किया, ठीक है। तो E बराबर ये हो गया आपके पास 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपके पास ये पड़ा है Q और ये पड़ा है L, पड़ा है, और 1 अपॉन R अलग से पड़ा है। अब Q अपॉन L रेखिक आवेश घनत्व के कारण लैम्डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? रेखिक आवेश घनत्व, रेखिक आवेश घनत्व के कारण क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा, राइट। तो ये Q अपॉन L लैम्डा हो गया, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं? तो E का मान क्या आ जाएगा? 2K लैम्डा, 2K लैम्डा अपॉन R। इस पूरे तार के कारण, इस पूरे अनंत आवेशित रेखिक तार के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा 2K लैम्डा अपॉन R, यानी E जो है वो R के, E जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? R के व्युत्क्रमानुपाती होगा, R के व्युत्क्रमानुपाती है E का मान। अगर E यहाँ है और R यहाँ है तो ये E जो है वो R के, ये इसका रेखिक प्रदर्शन, ये ग्राफिक प्रदर्शन हो जाएगा। ये फॉर्मूला बना है अनंत आवेशित रेखिक तार के कारण विद्युत क्षेत्र का, E बराबर 2K लैम्डा अपॉन R। इससे बात समझ में ये आ रही है कि जैसे जैसे अपन तार से दूर जाएंगे वैसे वैसे इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान जो है बढ़ता जाएगा, क्योंकि यह विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अपन इसमें सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है अनंत आवेशित रेखिक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो ये अगर समझ में आ गया ना तार वाला, तो ऐसा कैसे 3 डेरिवेशन है। अनंत आवेशित रेखिक तार हो गया। अब अपन पढ़ेंगे परत। अब परत 2 तरह से पढ़ेंगे अपन, एक चालक परत पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे? कुचालक परत पढ़ेंगे। एक तो चालक परत पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे? कुचालक परत। अनंत आवेशित अचालक परत, अनंत आवेशित अचालक परत के कारण, अनंत आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत सिंपल। परत का मतलब आपका कागज, मान लो एक पतला कागज है, उस पर आवेश वितरित है। अचालक परत है, इसलिए आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित होगा, है ना, पूरा एक समान रूप से वितरित होगा। तो मान लीजिए ABCD एक अनंत आवेशित अचालक परत है, A B C और D, जिसमें एक समान रूप से आवेश जो है वो वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व जो है बेटा सिग्मा है। क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। इसके सम्मुख कोई बिंदु P यहाँ है, वैसा का वैसा डेरिवेशन है, सिग्मा इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, और ये पूरी तरह से इसमें प्लस आवेश होता है समान रूप से। P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए आपने रेखा मिला दी। ये मान लो इसका थोड़ा नीचे गिरता हूं, थोड़ा एक मिनट, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं।
ये बी बिंदु, ये ओ और यहां से यहां तक की दूरी आ। वापस बोल रहा हूं मैं, एक बार समझिएगा। माना ABCD एक अनंत आवेशित चालक परत है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से, स्मॉल q आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और इसके सम्मुख बिंदु P है और P की इस परत से दूरी जो है वो r है। अब O इसका मध्य बिंदु माने तो O से सममिति में दो अल्पांश, वही दो क्षेत्रफल अल्पांश A1 और A2 पर विचार करते हैं, जहां आवेश की मात्रा, दोनों में ही आवेश की मात्रा दिखती है बेटा, दोनों में ही आवेश की मात्रा dq है। अब चूंकि सममिति में है तो A1 से ये दूरी और A2 की ये दूरी, ये दोनों दूरियां बराबर होंगी। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, ये दोनों दूरियां बराबर होंगी। इन दोनों दूरियां और एक थीटा कोण बराबर होने के कारण A1 और A2 सममिति में हो गया। अगर ये सममिति में है तो A1 के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में dE1 होगा और A2 के कारण विद्युत क्षेत्र dE2 इस दिशा में होगा। और चूंकि दोनों के कारण दूरियां समान है, आवेश की मात्रा समान है, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि dE1 परिमाण में dE2 के बराबर होगा। dE1 परिमाण में dE2 के बराबर है, परंतु दोनों की दिशाएं अलग-अलग हैं, दिशाएं भिन्न हैं। इसके कारण P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। परिमाण समान है परंतु दिशाएं भिन्न हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। और P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए dE1 और dE2 को घटकों में व्यक्त करते हैं। ज्यामिति से अगर ये दोनों कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होंगे। dE1 को घटकों में व्यक्त करें तो इस दिशा में ये dE1 cos थीटा हो जाएगा और इसके लंबवत दिशा में ये dE1 sin थीटा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से dE2 को घटकों में व्यक्त करें तो ये इस दिशा में dE2 cos थीटा हो जाएगा और इसके लंबवत दिशा में dE1 sin थीटा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि dE1 और dE2 समान परिमाण के हैं तो dE1 sin थीटा और dE2 sin थीटा समान परिमाण के होंगे। dE1 sin थीटा और dE2 sin थीटा समान परिमाण विपरीत दिशा और एक ही क्रिया रेखा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को पूर्णतः निरस्त कर देते हैं। जबकि dE1 cos थीटा और dE1 cos थीटा और dE2 cos थीटा समान परिमाण, समान दिशा और एक ही क्रिया रेखा में होने के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को परिमाण में दिशा में व्यक्त करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप इस परत में जितने भी अल्पांश लोगे, अल्पांश युग्म लोगे, उन सभी के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो आएगी, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो आएगी वो क्या आएगी, OP के अनुदिश आएगी। OP के लंबवत विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो यहाँ भी अपन ये कह सकते हैं अनंत आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है वो OP के अनुदिश है, OP के लंबवत विद्युत क्षेत्र का मान शून्य। अब ये तो दिशा निकाली, अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, इसके लिए अपन क्या करें, 2r लंबाई का, कितनी लंबाई का, 2r लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं जो इसको इस परत को ढके हुए, देखिए ये परत जो थी आपके ABCD, ये परत आपके जो थी ABCD, ठीक है, यहां मैंने 2r लंबाई के गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली इस तरह से। इस ये O मध्य बिंदु है, यहां से ये दूरी r है, यहां से ये दूरी r है, ठीक है, ये पूरा आवेश है इस तरह से, है ना, राइट। अब इस गॉसियन पृष्ठ को तीन भागों से मिलकर बना मानेंगे। पहला वर्गाकार भाग S1 जहां विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के अनुदिश है। दूसरा वर्गाकार भाग S2 जहां विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के अनुदिश है। परंतु तीसरा वक्र पृष्ठ S3 अगर इसको माने तो यहां विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है जबकि क्षेत्रफल सदिश की दिशा है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं, तीन भागों से मिलकर, वही पहले वाला पैटर्न, तीन भागों से मिलकर बना माना, जहां दो भाग में विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के अनुदिश हैं, जबकि तीसरे वक्र पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, राइट। अब बंद गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, बंद गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स वही फार्मूला बेटा phi बराबर क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और इसको तीन भागों से मिलकर बना माने तो phi बराबर S1 E ds cos 0 डिग्री प्लस E ds S2 E ds cos 0 डिग्री और प्लस S3
EDS cos 90 डिग्री। तो ये वाला टर्म तो हो गया 0 और इन दोनों के कारण हो जाएगा phi e बराबर S1 EDS प्लस S2 EDS। तो सिंपल है, phi e बराबर क्या आएगा बेटा 2 EDS, 2e बाहर आ गया और इंटीग्रल ऑफ ds phi e बराबर 2 ES, जो कि दोनों वक्र पृष्ठ दोनों सॉरी वर्ताकार पृष्ठ 2 ES आ जाएगा। और गाउस के नियम से गाउस के नियम से आप क्या लिख सकते हो, गाउस के नियम से phi e बराबर हो जाएगा बेटा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा q के बराबर है बेटा, तो phi e बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनको दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा आपके पास e 2es बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो e बराबर q अपॉन 2s एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा रीअरेंज करें, q अपॉन s और 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि q अपॉन s जो होता है वो सिग्मा के बराबर होता है, जिसे क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। पढ़ रखा है आपने इससे पहले वाले लेक्चर में। तो E बराबर आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहाँ एक चीज समझने लायक है, इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र जो है दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा, E प्रोपोर्शनल टू r की पावर नॉट, दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा। मतलब अगर बिंदु P पास में है तो भी उतना ही विद्युत क्षेत्र है और दूर है तो भी उतना ही विद्युत क्षेत्र है। हालांकि बहुत अधिक दूर है वो एक अलग केस आता है, वो इसमें शामिल नहीं है, परंतु सामान्य स्थिति में अपन ये कह सकते हैं कि इस अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है, दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। यानी दूरी के साथ परिवर्तन आलेख बनाया जाए E और R के बीच में, आप कहीं भी ले सकते हो, आप E यहाँ ले लो, बोले R यहाँ ले लो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, दूरी पर ही निर्भर नहीं कर रहा। सदिश रूप में लिखें E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप लिख दो चाहे r कैप, और इसकी दिशा जो है वो मैं आपको बता चुका हूं, परत से लंबवत OP के अनुदिश प्राप्त होती है। ये आपका हुआ सेकंड पॉइंट, सेकंड डेरिवेशन, अनंत आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने कहा था एक जैसे 3 डेरिवेशन है, 2 मैं आपको करा चुका हूं, तीसरा डेरिवेशन भी समझे आप। तीसरा डेरिवेशन है बेटा अनंत आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, मैं इस वीडियो में 3 डेरिवेशन आपको पूरे कराना चाह रहा हूं। अनंत आवेशित कुचालक की जगह आ जाएगा चालक परत। अब यहां समझ लो आप, चालक परत का मतलब चालक वस्तु जो होती है उसको आवेश जब दिया जाता है ना, तो चालक वस्तु में पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जब उसको आवेश दिया जाता है तो आवेश उसकी सतह पर ही फैलता है, उसके अंदर आवेश का मान शून्य होता है। अंदर आवेश का मान हमेशा शून्य होने के कारण विद्युत क्षेत्र का मान, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। इसको अपन धारिता वाले चैप्टर में डिटेल में करेंगे। अभी आप ये समझ लो कि अगर कोई चालक वस्तु है तो वहां चालक वस्तु के भीतर आवेश की मात्रा शून्य होने के कारण विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो अब क्या है, अपने पास चालक परत है बेटा, इसको अपने ABCD परत है इस तरह से, इसको अपने आवेश दिया केवल इसकी सतह पर एक भाग पर फैल गया। यहां से ये P बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र का परिकलन करना है, जहां विद्युत क्षेत्र का परिकलन करना है, इसके लिए आपने वही तरीका अल्पांश A1 अल्पांश A2 पर विचार किया। ये दूरी समान है, कई बार कर लिया, आपको याद हो गया होगा। ये कोण थीटा होगा, ये भी कोण थीटा होगा, ये दूरी समान है, ये O है, ये यहां से यहां तक की दूरी R है। अगर ये समान है तो A1 के कारण विद्युत क्षेत्र DE1 इस दिशा में होगा और A2 के कारण विद्युत क्षेत्र DE2 इस दिशा में होगा, और DE1 परिमाण में DE2 के बराबर है, परंतु दिशाएं भिन्न होने के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए DE1 और DE2 को घटकों में व्यक्त करें, तो DE1 का ये घटक DE1 cos थीटा हो जाएगा बेटा, इसका लंबवत घटक DE1 sin थीटा हो जाएगा।
इसी तरह dE2 को घटकों में वर्ग करें तो ये dE2 cos थीटा हो जाएगा और इसका लंबवत घटक ये dE1 sin थीटा हो जाएगा, सॉरी dE2 sin थीटा हो जाएगा। dE1 और dE2 sin थीटा समान परिमाण, विपरीत दिशा और एक ही क्रिया रेखा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को पूर्णतः निरस्त कर देते हैं। जबकि dE1 cos थीटा और dE2 cos थीटा समान परिमाण, समान दिशा और एक ही क्रिया रेखा में होने के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को परिमाण की दिशा में व्यक्त करते हैं। ये अपन ने सेम लैंग्वेज तीनों डेरिवेशन में करी है, ठीक है। तो अब और भी अल्पांश ले लें तो सबके कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा वो OP के अनुदिश ही प्राप्त होगा, OP के लंबवत विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। अब परिमाण ज्ञात करना पड़ेगा, वही गाउस के नियम से करना है तो गाउसियन पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ जब आप गाउसियन पृष्ठ लोगे, ये तो परत है, ये जो परत ABCD है, इस परत में R त्रिज्या का ही गाउसियन पृष्ठ लेंगे, राइट। यहां ये आपका बिंदु P है, ये S1 भाग जहां विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के अनुदिश है, यहां विद्युत क्षेत्र S1 भाग पर और यहां विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत, राइट। यहां इस चीज का ध्यान रखना है कि दूसरे भाग में विद्युत क्षेत्र 0 होगा, और वो क्यों 0 होगा? क्योंकि आवेश की मात्रा 0 है। तो यहां बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स जब आप लिखोगे, बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स phi E बराबर क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर phi E बराबर, अब देखो ये S1 E ds cos 0 डिग्री प्लस S2 ये 0 ds cos 0 डिग्री या 90 कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हो गया थर्ड प्लस S3 E ds cos 90 डिग्री। देखो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा, आपके पास phi बराबर हो जाएगा S1 E ds phi के बराबर। अब गाउस के नियम से, गाउस का नियम जो होता है phi E बराबर सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चूंकि सिग्मा q बराबर q, phi E बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मान कर दीजिए समीकरण 1 और 2 से। ES बराबर, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर कर दिए q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर q अपॉन s into 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q अपॉन s जो होता है सिग्मा के बराबर होता है पृष्ठ आवेश, ये क्षेत्रीय आवेश, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा बेटा E बराबर सिग्मा अपॉन s। ये चालक यहां पर भी वहां था, देखो अचालक परत के कारण था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां विद्युत क्षेत्र क्या हो गया है, अचालक परत से दुगना हो गया है, अचालक परत से दुगना हो गया है। ये यहां पर भी दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा, यहां भी दूरी के साथ परिवर्तन आ रहे हैं। अगर आप देखें दूरी के साथ परिवर्तन आ रहे देखें तो स्ट्रेट लाइन आती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेशन जो है ना उनको ढंग से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो दोनों ही डेरिवेशन। इस लेक्चर में अपन ने गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग करे हैं। अनंत आवेशित रैखिक तार के कारण विद्युत क्षेत्र, अनंत आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र, और अनंत आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। याद रखें, पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू।